आखिर इतनी भयंकर बाढ़ कैसे आई? 26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल और तिब्बत की सीमा से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ ही समय में तेज पानी, मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने सड़कों, पुलों, घरों और कई महत्वपूर्ण ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतनी भयंकर बाढ़ आई कैसे? क्या ये सिर्फ भारी बारिश का नतीजा था या फिर हिमालय के ऊपरी हिस्से में कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक हजारों लाखों टन पानी और मलबे को नीचे की तरफ ढकेल दिया? और इसी घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए, जिनमें भारतीय नागरिक और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े लोग भी शामिल थे। शुरुआती रिपोर्टों में 105 भारतीयों के लापता होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बाद अलग अलग समय पर आंकड़े बदलते रहे और कुछ भारतीयों के सुरक्षित मिलने की भी खबर आई। इसलिए 105 को शुरुआती रिपोर्ट का आंकड़ा समझना जरूरी है, लेकिन अंतिम आंकड़ा नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, आखिर बाढ़ आई कैसे? रिपोर्टों और वैज्ञानिकों के शुरुआती गेस के मुताबिक इस घटना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एक आइस रॉक एवेलांच यानी बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से का अचानक टूटकर नीचे गिरना हो सकता है। ये घटना नेपाल के रसुआ जिले के पास हिमालय के ऊंचे इलाके में हुई। ऊपर के बर्फ और चट्टानों का भारी मलबा नीचे आया और लहंडे खोला नाम की नदी में जा गिरा। अब यहाँ एक बेहद इम्पोर्टेंट बात समझिए, जब पहाड़ से अचानक इतना बड़ा बर्फ और चट्टानों का हिस्सा नदी में गिरता है तो वो सिर्फ पानी को गंदा नहीं करता, वो नदी के रास्ते को अचानक रोक सकता है, पानी को पीछे जमा कर सकता है और फिर कुछ समय बाद वो पानी और मलबे एक साथ बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ टूट सकता है। इसी तरह की स्थिति इस घटना में बनने की आशंका जताई गई है। वैज्ञानिक ये जांच रहे हैं कि बर्फ और चट्टानों के एवेलांचे ने नदी को कुछ समय के लिए बाधित किया या नहीं, और क्या उसके बाद जमा हुआ पानी अचानक नीचे की ओर निकला। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का असर लहंडे खोला से भोटे कोसी और फिर त्रिशूली नदी प्रणाली तक पहुंचा। और यही वजह है कि बाढ़ का असर सिर्फ एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसकी सबसे चौंकाने वाली बात इसकी रफ्तार थी। रिपोर्टों के मुताबिक त्रिशूली नदी के एक हिस्से में पानी का स्तर सिर्फ लगभग 30 मिनट में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। सोचिए, आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ और नदी का स्तर कई मीटर ऊपर चला गया। यही वजह है कि लोगों को सामान्य बाढ़ की तरह तैयार होने का पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया। इतनी तेज बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं ला रही थी, उसके साथ मिट्टी, चट्टाने, पेड़ों का मलबा और दूसरी चीजें भी बह रही थी। और जब यही सब संकरी हिमालय घाटियों से होकर नीचे की ओर आता है तो उसकी ताकत और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये भूकंप की वजह से हुआ था? तो घटना के शुरुआती समय में भूकंप की चर्चा भी हुई थी, क्योंकि आसपास सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन बाद के विश्लेषणों में ये तस्वीर बदलती दिखाई दी, क्योंकि वैज्ञानिकों को जांच में और संकेत मिले कि जो सिस्मिक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ वो संभावित यानी शुरुआती तौर पर जिस घटना को भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा था वो जरूरी नहीं कि बाढ़ का मुख्य कारण। हालांकि वैज्ञानिक अब भी इस पूरी चैन को समझने के लिए सैटेलाइट इमेजेस, सिस्मिक रिकॉर्ड्स और नदी के वाटर लेवल डाटा का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए वीडियो में ये कहना ज्यादा सही होगा कि आइस रॉक एवेलांच या ग्लेशियर कोलैप्स को मुख्य कारण ट्रिगर माना जा रहा है, जबकि पूरी वैज्ञानिक जांच अब भी जारी है। अब सवाल आता है, क्या क्लाइमेट चेंज का भी इससे कोई संबंध है? क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय तेजी से बदल रहा है, बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और कई ऊंचे इलाकों में बर्फ, चट्टानों और पहाड़ी ढलानों की स्टेबिलिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ग्लेशियर कोलैप्स सीधे क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, लेकिन वार्मिंग कंडीशंस ऐसे खतरों के लिए परिस्थितियां ज्यादा स्टेबल बना सकती हैं। यानी भविष्य में ग्लेशियर कोलैप्स, लैंडस्लाइड और अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड्स जैसे खतरों पर नजर रखना और भी जरूरी हो सकता है। इस घटना का एक और खतरनाक पहलू था सेकेंडरी फ्लड का खतरा। अगर ऊपर की तरफ बर्फ और चट्टानों का मलबा नदी के रास्ते में कहीं जमा होकर प्रकृति बांध बना देता है तो उसके पीछे पानी इकट्ठा हो सकता है, और अगर यह प्रकृति ब्लॉकेज अचानक टूट जाए तो नीचे के इलाकों में एक और तेज फ्लड वेव आ सकती है। इसी वजह से अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने प्रभावित इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके परिवार इस समय अपने लोगों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा और तिब्बत जाने वाले यात्रियों के रास्ते के आसपास भी हैं। शुरुआती रिपोर्टों में बड़ी संख्या में भारतीय यात्रियों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी आई थी। बाद की रिपोर्टों में कई भारतीयों को सुरक्षित मिलने की खबर भी सामने आई
और मिसिंग लोगों के आंकड़े लगातार बदलते रहे। इसलिए सोशल मीडिया पर घूम रहे किसी एक आंकड़े को अंतिम सच मानने के बजाय आधिकारिक अपडेट देखना जरूरी है। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख क्या है? ये सिर्फ नेपाल या तिब्बत की कहानी नहीं है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां भारत तक आती हैं। इसलिए ऊंचे पहाड़ों में होने वाली ऐसी घटनाओं का असर काफी दूर तक पहुंच सकता है। एक ग्लेशियर या पहाड़ी ढलान पर शुरू हुई घटना कुछ ही समय में नदी के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है। और इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि हिमालय में प्रकृति आपदा कितनी तेजी से अपना रूप बदल सकती है। तो आखिर इस भयंकर बाढ़ का सबसे संभावित ट्रिगर क्या था? एक बड़ा आइस रॉक एवलांच या ग्लेशियर कोलैप्स जिसने नदी में अचानक भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा पहुंचाया और उसके बाद पानी बेहद तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। लेकिन इसकी पूरी वैज्ञानिक चेन अब भी जांच के दायरे में है। और सबसे जरूरी बात, 105 भारतीय लापता होने का आंकड़ा शुरुआती रिपोर्टों से जुड़ा था। बाद में आंकड़े बदले और कई लोगों के मिलने की जानकारी भी सामने आई। इसलिए इस घटना को लेकर सनसनी फैलाने के बजाय सही और अपडेट जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो क्या यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा सामने आ रहा है? आप अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।